All right, viewers, at the top of 8, we have big breaking news coming in. Republic has accessed the first photo of terrorist Omar Nabi from the moment when he visited the mosque near the Turkman Gate in the national capital. And this a couple of hours before he carried out the blast near the Red Fort. So this is the exclusive picture. This is the first picture of Omar Nabi that you can see on Republic TV from the moment when he visited the mosque near Turkman Gate. And this is a couple of hours before he carried out the blast near Red Fort. It is just moments before the blast took place. Our colleague Jatin is now joining us on the phone line for more details. Jatin, this is an exclusive. Republic has accessed the first photo of terrorist Omar Nabi from the moment when he visited the mosque near Turkman Gate. Give us more details. तक जो उमर की जितनी भी फोटोज आई, हर फोटो में वो मास्क लगाए हुए आपको नजर आ रहा था, लेकिन ये पहली तस्वीर है जिसमें उमर का जो फेस है बहुत क्लियर नजर आ रहा है। तुर्कमान गेट की फजल इलाही मस्जिद है, यहाँ पर ये 10 तारीख को पहुंचा था लाल किले पहुंचने से पहले। ये भी जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में जो वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसमें उमर की जो मूवमेंट है वो कैप्चर की गई। वो मस्जिद के अंदर जाता है, फजल इलाही मस्जिद के अंदर जाता है, तकरीबन 10 मिनट उस मस्जिद के अंदर रुकता है और उसके बाद बाहर निकल के अपनी गाड़ी में, जो कि I-20 गाड़ी थी जिसके अंदर ब्लास्ट हुआ लाल किले के बाहर, उसमें बैठता है। उसके बाद लाल किले की तरफ उसकी मूवमेंट जो है वो सीसीटीवी ट्रेल में पुलिस को कैप्चर हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो 10 तारीख को ना सिर्फ इस मस्जिद के पास बल्कि तकरीबन आधी दिल्ली वो गाड़ी से घूमता रहा, क्योंकि दिल्ली के अंदर वो 8 बजे के अराउंड एंटर कर जाता है फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर से। तो मस्जिद में वो क्या करने गया था, किसी से मिलने गया था, नमाज अदा करने गया था, इसको लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। और इस मस्जिद के बारे में बताएं तो ये जमात का एक मदरसा भी इसको बोल सकते हैं। जिस तरीके से निजामुद्दीन में मरकज है, उस मरकज से अलग होकर कुछ लोगों ने यहाँ पर एक अलग मरकज या मदरसा बनाने की जो कोशिश है वो की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, उमर की ये पहली तस्वीर है जिसमें वो बिना मास्क लगाए आपको नजर आ रहा है। आपने लाल किले के बाहर का सीसीटीवी देखा, उसमें भी उसने मास्क लगाया हुआ था। आपने बदरपुर बॉर्डर का सीसीटीवी देखा जिसमें वो दिल्ली में एंटर करता है गाड़ी लेकर, तब भी उसने मास्क लगाया हुआ था। लेकिन तुर्कमान गेट की इस मस्जिद के बाहर उसकी मूवमेंट कैप्चर की गई है। किन से मिल रहा था, किन से बात कर रहा था, ये इन्वेस्टिगेशन का अभी भी जो पॉइंट आउट है उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन ये पहली तस्वीर उमर की सेंटर दिल्ली के इलाका है, तुर्कमान गेट है, और वहां की एक मस्जिद में इसकी जो मूवमेंट है वो ब्लास्ट के कुछ घंटों पहले जो है वो कैप्चर की गई। बैक टू स्टूडियो। जी, ये बताइए कि जो कल पुलिस ने कोशिश करिए कि आखिरकार उस पेन ड्राइव के अंदर क्या ऐसी जानकारी है जो उस पेन ड्राइव को छुपाया हुआ था, क्योंकि उसको भी डिकोड किया जाएगा जिससे तमाम जो जानकारी है वो निकलकर सामने आएगी। लेकिन कहा जा सकता है कि फरीदाबाद का अल फलाह यूनिवर्सिटी एक तरह से बेस बनाया हुआ था और उसी बेस के अंदर जो थे आतंकी यानी कि डॉक्टर उमर और जो बाकी इनके सहयोगी थे वहाँ पर मीटिंग करते थे और आगे किस तरीके से रणनीति बनानी है वहाँ पर तैयारी की जाती थी, किस किस लोकेशन पर आतंकियों को भेजना है, कौन कौन से जगह की रैकी करनी है, वो तमाम जो चीजें हैं उस 13 नंबर के कमरे के अंदर डिस्कस होती थी। जी, all right, we are connecting with our reporter there, but this is the big news that we are tracking at this moment, and that is Republic has accessed the first photo of terrorist Omar Nabi. And remember, this is the only picture one can see his face clearly, as a reporter was telling us that in the other pictures that were seen of him through various CCTV footage, on all of these he was where we were seeing him masked. Sahil is now joining us. Sahil, please continue. रेट्स कर रही है क्योंकि पूरा जो मॉड्यूल है वो जम्मू कश्मीर से चलता है और दिल्ली एनसीआर तक पहुंचता है। उसके बाद प्लानिंग की जाती है कि कौन कौन स्टेट जो है उनके निशाने पे है, उनके आका कौन है, उनके आका ने उनको क्या हुक्म दिया हुआ है कि किस तरीके से जो धमाका है वो स्टेट्स के अंदर करना है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के लाल किले के पास धमाका हुआ है, ये बात साफ तौर पर क्लियर हो चुकी है कि ये फिदायन हमला है और उसी हमले के तहत कई लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन अब कौन सा स्टेट इनके टारगेट पे था वो जानकारी जो है वो एजेंसी
एजेंसीज पता लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अलावा जो है जांच एनआईए को सौंपी जा चुकी है और एनआईए की जो टीमें है वो अलग अलग लोकेशन पे रेड्स कर रही है, क्वेश्चनिंग कर रही है, क्योंकि जो इसमें मुजल्लिम है वो एक मेन आतंकी है, सस्पेक्ट है, और पूरी जानकारी जो है वही एजेंसी से साझा कर रहा है कि क्या क्या प्लानिंग थी, क्या रूट जो था इन्होंने बनाया था दिल्ली के अंदर प्रवेश करने के लिए, लाल किले के पास किस तरीके से पहुंचे, क्योंकि लाल किले से पहले जो था डॉक्टर उमर वो दिल्ली के तमाम अलग अलग जिलों के अंदर गाड़ी लेकर घूमता है और आखिर में लाल किले पे आकर जो है ब्लास्ट कर देता है। तो जैसे जैसे परतें खुलती जा रही है वैसे वैसे जानकारी जो है वो सामने आ रही है, लेकिन एजेंसीज का भी ये कहना है कि इसमें और गिरफ्तारी हो सकती है, सकता है कि इसमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कोई और जो डॉक्टर्स है वो भी इसमें शामिल हो, लेकिन एजेंसीज All right, so the investigations are continuing. Let's go back to our colleague Jatin. Jatin, over to you. बिल्कुल, देखिए हर पहलू पर इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और अब अलग अलग एलिमेंट इस इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा एलिमेंट इस केस में विस्फोटक को लेकर है कि कैसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो कि फरीदाबाद में है वो दिल्ली ब्लास्ट का एक एपिक सेक्टर बनती जा रही है। उसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो हमें बता रही है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर बिल्डिंग नंबर 17 है। 17 नंबर बिल्डिंग में एक रूम है जिसका नंबर है 13। वहां पर मुजम्मिल को जो रूम है वो अलॉट किया गया था और अमूमन चाहे वो मुजम्मिल हो और उमर को लेकर जो ट्रेसेस मिल रहे हैं, या आपको याद होगा जो लखनऊ की महिला डॉक्टर जो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है शाहीन, उन सभी के जो ट्रेसेस है वहां पर मिले हैं। तो कमरा नंबर 13 में किस तरीके की प्लानिंग की जाती थी विस्फोटक को बनाने के लिए, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने हुए हैं। पुलिस जो कल वहां पर पहुंची थी, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच और एनआईए के टॉप ऑफिसर्स, उन्होंने उस रूम से कुछ डिजिटल फुटप्रिंट भी रिकवर किए हैं, जिसमें कुछ लैपटॉप्स हैं, कुछ पेन ड्राइव्स हैं। उन सभी की जांच बहुत तेजी से की जा रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में अलग अलग कोड वर्ड का जिक्र भी सामने आ रहा है। ये वो कोड वर्ड है जो कि ये लोग आपस में बात करने के लिए इस्तेमाल करते थे, इनक्रिप्टेड ऐप का इस्तेमाल करते थे आपस में बात करने के लिए। कुछ सीजन ऐप बताई जा रही हैं, कुछ टेलीग्राम के पेजेस बताए जा रहे हैं जिनमें ये लोग आपस में बात करते थे, और विस्फोटक ना लिखकर, कोई एक्सप्लोजन ना लिखकर उसको शिपमेंट और पैकेज के तौर पर उन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। तो शिपमेंट और पैकेज जैसे वर्डों का इस्तेमाल करके गुमराह करना, ताकि कोई भी इनकी चैट को रिकवर ना कर पाए, सिक्योरिटी फोर्सेस की नजर इनकी बातचीत पर ना पड़े, तो इसलिए ये कोड वर्ड का भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन कल जिस तरीके से हमने सबसे पहले तुर्की कनेक्शन दिखाया था, उस तुर्की कनेक्शन को लेकर भी इन्वेस्टिगेशन सोर्सेज का ये कहना है कि वहां पर बैठा एक हैंडल जिसकी लोकेशन सिक्योरिटी फोर्सेज को ट्रेस हुई है, वो लगातार इनको डायरेक्शन दे रहा था, क्योंकि अभी तक इसके कहने पर ये पूरा मूवमेंट चल रहा था, इसको लेकर क्लियरिटी नहीं थी। लेकिन अब तुर्की में बैठे हैंडलर का नाम सामने आ रहा है। अब वो हैंडलर भी एक कोड वर्ड है या कहीं और बैठ के उसमें तुर्की का एंगल डाला गया है, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ रही है उसमें चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज, अलग अलग स्टेट की पुलिस, जिसमें फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच शामिल है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल शामिल है, यूपी एटीएस शामिल है, जम्मू कश्मीर पुलिस शामिल है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट एनआईए हर एंगल पर इस मामले की जांच कर रही है।